सो हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को और बात करते हैं वॉलेंट फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म के बारे में। अब देखो, जो नेशंस हैं उनके अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो बढ़ रही थी। इसको तो हमने इस चैप्टर के जब से इस चैप्टर को पकड़ा है तब से इस बारे में डिस्कस करा है। ये याद है आपको वो एंगल कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म का? उसके पीछे ये भी भावना थी कि अपनी अपनी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए इनको रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और यूरोपियन देशों के पास खुद के पास इतने रिसोर्सेज है नहीं, इसलिए उन्होंने एशिया और अफ्रीका की बड़ी सारी कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाया। राइट? ऐसा है कि नहीं? बताओ इसमें कि झूठ बोल रहा हूँ मैं? है ना, ऐसा है, बिल्कुल है। ठीक है। तो विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एटीट्यूड ऑफ एक आइडियोलॉजी डेवलप हुई थी। देखना इस लाइन को, देखना, माई कंट्री राइट और रॉन्ग आई सपोर्ट इट। इसका मतलब क्या है? ये देशभक्ति की भावना किस फॉर्म में डेवलप हो रही है? अंधी भक्ति। हाँ कि ना? हमारा देश कोई भी चीज़ सही करे गलत करे, हम फिर भी उसको सपोर्ट करते हैं। द लव फॉर वन कंट्री डिमांडेड हेट्रेड फॉर अनदर कंट्री। ये खराब चीज़ थी जो इस टाइम पर डेवलप हुई। याद है, मैं आपको एक चीज़ करवाता हूँ, वी फीलिंग और दे फीलिंग। मैंने साइकोलॉजी में बताया था आपको एक बारी, है ना? ये यहाँ पर स्टार्ट हो गई। अच्छा, आप लोगों ने 12th में जब वो चैप्टर करा था द लास्ट लेसन, एम हेमेल की लास्ट क्लास होती है, फ्रेंच लेसन होता है, वो छोटा बच्चा होता है, लिटिल फ्रांस, याद है? उसके अंदर एक वर्ड आता है कि वो पहले तो ध्यान देता नहीं अपनी फ्रेंच लैंग्वेज पर, हमेशा बंक मारता रहता है, घूमता रहता है इधर उधर, है ना, टाइम पास करता रहता है। फिर उसको बड़ा दुख होता है कि मेरे सर की लास्ट क्लास है, याद है? क्योंकि जर्मन फोर्सेज ओवरटेक करने वाली होती हैं उस शहर को। अब याद है, उधर एक वर्ड यूज होता है, शॉविनिज्म। शॉविनिज्म होता है, श्रेया पता है क्या? अशप्रीत, कभी भी आप जिस भी चीज में एक्सेसिव प्राइड फील कर सको ना, प्राउड ले सको उस चीज के ऊपर, उसको कहते हैं शॉविनिज्म। स्पेलिंग इसकी होती है CHAUVINISM। कई लोग इसको चौविनिज्म भी कहते हैं, लेकिन चौविनिज्म नहीं बोला जाता है, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है शॉविनिज्म। इंग्लैंड के अंदर जो ये लोगों के अंदर पागलपन सवार था, हमारा देश, हमारी प्रोग्रेस, हम, मैं, इसको कहते हैं जिंगोइज्म, पागलपन की उत्तेजना। फ्रांस के अंदर जो उसकी प्राइड फीलिंग थी, शॉविनिज्म। और याद है वो जो लेसन था अशप्रीत, वो फ्रांस से ही रिलेटेड था, वो लिटिल फ्रांस। फाइबर वाला नहीं, फाइबर वाला कौन सा चैप्टर है? अच्छा, नहीं, मतलब इसमें था, ठीक है। और जर्मनी का कल्चर, मतलब अलग अलग कंट्री में, मतलब बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है कि आपको किसी के अंदर पागलपन, किसी के अंदर देशभक्ति की भावना, किसी के अंदर ये कि अपने देश की प्रोग्रेस के लिए सामने वाले देश को मर मिटा कर रख सकते हैं, जान दे देनी चाहिए अपने देश के लिए। ये एक प्रकार से सारे आगे चलकर पता है क्या बन गई? ये सब आइडियोलॉजीज, जर्मनी की कल्चर आइडियोलॉजी, इंग्लैंड की जिंगोइज्म और फ्रांस की शॉविनिज्म, ये आगे चलकर बन गई, एक सेकेंड, ये मिलिटेंट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। और यही आगे चलकर एक वन ऑफ द मेन कारण बनेगी फॉर द आउटब्रेक ऑफ द वॉर। अभी तक आपको कितने रीजंस पता लग गए, कॉजेस पता लग गए वर्ल्ड वॉर 1 होने के पीछे? नंबर 1 बताओ जल्दी फटाफट। फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस। अलायंसेस के नाम बताओ जल्दी, बताओ। ट्रिपल अलायंस, हाँ। और कौन कौन है ट्रिपल अलायंस में शामिल, श्रेया? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ट्रिपल एंटेड में कौन है मयूर? ब्रिटेन और फ्रांस। दूसरा रीजन बताओ, वॉलेंट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। क्या लिखोगे मेंस के अंदर इसमें, एक लाइन में जल्दी फटाफट बताओ शॉर्ट में। नेशनलिज्म क्या जो वॉलेंट फॉर्म जो डेवलप हुआ, इसकी वजह से एक नेशन दूसरे नेशन को क्या समझ रहा था? वीक समझ रहा था, और हेट्रेड की फीलिंग डेवलप हुई, ठीक है। एंड दिस बिकेम वन ऑफ द मेन रीजन फॉर वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। अब जर्मनी का जो एम्परर था, जर्मन एम्परर, उसका एटीट्यूड बड़ा एग्रेसिव था एनिमी कंट्रीज को लेकर। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताना, जर्मनी की फ्रेंडली कंट्रीज कौन सी है और एनिमी कंट्रीज कौन सी है? पहले बताओ, फ्रेंडली कंट्रीज कौन सी हैं?
ऑस्ट्रिया हंगरी और दूसरी इटली। इटली। दुश्मन कंट्री कौन कौन सी है? नंबर 1 रशिया और फ्रांस। ठीक है, अब एग्रेसिव एटीट्यूड देखते हैं हम इसका। ये एम्परर का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, स्पेशली विद रिगार्ड टू वर्ल्ड वॉर 1। एम्परर केसर विलेम II। कहाँ का था ये? जर्मनी का। इसने ये प्रोक्लेम कर दिया मैं जर्मनी को वर्ल्ड लीडर बनाऊंगा। ये सपना दूसरी साइड जो इसका अपोजिट कैंप था, वहां पर कौन सी कंट्री देखती थी? ये ट्रिपल एंटेंट में कौन कहता था अपने कंट्री के नाम क्या ग्रेट लगाता था? ब्रिटेन। यानी कि अब पता है क्या होगा? द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी देखी थी श्रेया? उसके अंदर जब वो बॉल आती है, जब वो बॉल कहते हैं कि मतलब बॉल वापस नहीं करेंगे हम लोग, कल भी तुम्हें मना करा था यहाँ पर मत खेलो, तो जब लड़ाई होती है तो ऐसा नहीं करते हम लोग कि एक एक को सामने से पकड़ लेते हैं कि ये जो है ये इसको मैं मारूंगा, उसको मैं मारूंगा, उसको मैं मारूंगा। सामने 3 कंट्री हैं ट्रिपल अलायंस में, ट्रिपल एंटेंट में सामने 3 कंट्री हैं। एक कंट्री सामने वाले ग्रुप में से एक कंट्री को दुश्मन मानेगी अपना। अब ऐसे चलेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी कि अभी आपको डायरेक्ट फॉर्म ऑफ राइवलरी किसके बीच में देखने को मिलेगी? जर्मनी फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रिपल अलायंस। लेकिन जर्मनी ट्रिपल एंटेंट में से किसको अपना दुश्मन मानेगा? प्रमुख दुश्मन ब्रिटेन को। अच्छा, इन तीनों का ग्रुप का एक आइडियोलॉजी क्या कहती है? मान लो कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे बताना कि इसके अंदर सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। सपोज करो कि इटली के ऊपर फ्रांस ने अटैक कर दिया। अब बताओ रिपरकशन क्या होगा इसका? वेरी गुड। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली तीनों मिलकर किस पे अटैक करेंगे? फ्रांस पे। एग्जाम्पल दिया है मतलब मैंने ये, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं था, मैं एक बात बता रहा हूँ। क्योंकि इनका आइडियोलॉजी क्या थी ग्रुप की कि अटैक ऑन एनी वन कंट्री वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। ठीक है, अब जो एम्परर था इसके बारे में पढ़ रहे थे, एम्परर केसर विलेम II, इसने प्रोक्लेम करा कि जर्मनी वुड बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। इसने अपनी समुद्री ताकत पे बहुत फोकस करा उस टाइम पर। अब समुद्री ताकत पर जब फोकस करा तो उसने जर्मनी नेवी को एक्सपेंड करना शुरू करा। अब समुद्रों के इलाकों पर अपना कब्जा शुरू से ही कौन मानते हुए आया था? इंग्लैंड, ब्रिटेन। जब से नेपोलियन हारा था इंग्लैंड के हाथों एट ट्रफेलगर 1805 के अंदर। नेपोलियन की कहानी तो बहुत पुरानी है। कौन से रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है नेपोलियन? फ्रेंच रेवोल्यूशन। तब से इंग्लैंड जो समुद्री इलाके हैं पूरी दुनिया के, उस पर किसका कब्जा मानता था? खुद का। लेकिन जर्मनी ने अब एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी अपनाई और अपने नेवल बेसिस बिल्ड करना स्टार्ट करे रैपिड तरीके से, जिससे ब्रिटेन इस बात के ऊपर कन्विंस हो गया कि जर्मनी नेवी सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है ब्रिटेन की स्टेबिलिटी के लिए। यानी कि अभी तक वाटर्स पर किसका कब्जा होता था? विलियम, जब ये सपना नहीं देखा था एम्परर केसर विलियम II ने कि जर्मनी को महान बनाना है, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। और विलियम केसर, ये जो केसर विलियम II है, इसने जर्मनी की पावर को बढ़वाने के लिए कौन से फोर्स पर फोकस करा? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स? नेवी। इसके नेवी पे फोकस करने की वजह से डायरेक्टली किसको चैलेंज मिला? ब्रिटिश नेवी को। ठीक है, देयरफॉर ब्रिटेन एम्बार्क्ड ऑन अ नेवल रेस। स्टार्ट हो गई नेवल रेस दोनों के बीच में, जिसकी वजह से दो पावर्स के बीच में टेंशन बढ़ गई। इसलिए मैंने क्या बोला, अब दोनों ग्रुप्स में से कौन किसका दुश्मन एक एक पकड़ लिया एक दूसरे को, एक दूसरे ने। ट्रिपल अलायंस के कौन से पावर ने? जल्दी बताओ। ट्रिपल अलायंस जर्मनी। ट्रिपल एंटेंट के कौन से पावर को पकड़ लिया? ब्रिटेन को। एंड वाइस वर्सा। अब फ्रांस जो है उसकी नफरत भी जर्मनी के लिए बढ़ती चली जा रही थी।
क्यों? शुरू से ही फ्रांस और जर्मनी जो थे वो एक दूसरे के दुश्मन थे, देवर ओल्ड राइवल्स। आपको एक चीज पता है, ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी का ये वो चैप्टर था, द लास्ट लेसन क्लास 12 का, जो मैं जैसे आपको बता रहा था, एम हेमेल वाला, लिटिल फ्रांस वाला, है ना। उस चैप्टर के अंदर एक चीज आती है जो कि मेन लाइन है, याद है? जब वो एम हेमेल उनका टीचर उनको पढ़ा रहा होता है तो कहता है कि कल से जर्मन फोर्सेस यहाँ पर आ जाएंगी क्योंकि हमारे जो दो शहर हैं एल्जेक और लॉरेन, ये अब जर्मन फोर्सेस के हाथ में जाने वाले हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है, याद है? तो कल से आपको एक जर्मन ट्यूटर आएगा, वो पढ़ाएगा। अब क्या हुआ, फ्रांस की ना जो मेमोरी थी जर्मनी को लेकर, उसका खून खौल उठता था जब भी वो उसको याद करता था। फ्रांस जर्मनी के हाथों के द्वारा हारा था 1871 में, और फ्रांस के दो शहर जर्मनी ने कब्जा कर लिए थे, एक का नाम था एल्जेक, एक का नाम था लॉरेन। क्लास 12 की इंग्लिश भी काफ़ी मदद करती है कुछ कुछ चीज़ें जानने में, जैसे इंडिको का पूरा चैप्टर है, राजकुमार शुक्ला गांधी जी की कहानी वो बताता है पूरा का पूरा में, ऐसे ही वाला चैप्टर। अब ये वाली बात ना पूरे के पूरे फ्रांस के लोगों और फ्रांस की सरकार के दिमाग में, उनके जहन में अभी तक घुसी हुई थी ये नफरत जर्मनी के खिलाफ। और ये दो शहर जो थे वो फ्रांस की शान थे, एल्जेक और लॉरेन। याद है उस चैप्टर के अंदर एक चीज़ आती है कि ये जो बच्चा था जो स्कूल लेट आता था, लिटिल फ्रांस, ये काफ़ी ज़्यादा मजे करता था, और एक रिवर का नाम उधर लिया जाता है, सार रिवर के अंदर इसको स्लाइड करना बहुत पसंद था, या उसके आसपास जो प्रूशियन सोल्जर्स जो ड्रिलिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, उसको देखना बहुत पसंद करता था ये। आई नो आपको याद नहीं आ रहा होगा अभी, आई थिंक शायद से नहीं, मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि इतना पुराना आप याद रखो, वो तो मैं ट्यूशन पढ़ाते रहा हूँ इतने सालों तक, तो इसलिए मुझे याद रहती हैं सब चीज़ें। तभी मैं कहता हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना यूपीएससी के साथ साथ, तो ट्यूशन्स पढ़ाया करो, आप प्रो लेवल के हो जाओगे एनसीईआरटी और मेमोरी में। तो कोई बात नहीं, एल्जेक और लॉरेन जो थे वो जर्मनी के पास चले गए थे, फ्रांस के शहर थे, तो उसको बहुत ज़्यादा नफरत होती थी। अच्छा, उस चैप्टर में क्या दिखाया गया था, फ्रांस जर्मनी के द्वारा हार जाता है या जर्मनी फ्रांस के हाथों हार जाता है, बताओ? फ्रांस हार जाता है ना, तभी तो वो छोड़कर जा रहा था उस स्कूल को, उसका टीचर है ना। अब क्या हुआ, जर्मनी ने इंटरफेरेंस भी दिखाई थी मोरक्को में, है ना? क्या क्या? नहीं, इसने भी दिखाई थी, मतलब इंटरफेरेंस दिखाई थी यहाँ पर मोरक्को में। बाद में हमने क्या पढ़ा था, मोरक्को किसके पास चला गया था? फ्रांस के पास। और फ्रांस ने क्या एग्री करा था कि वो ब्रिटेन का राइट कहाँ पर रहने देगा, इजिप्ट में। अब हुआ क्या था, जो आप कह रहे हो ना कि वो ब्रिटेन के साथ मतलब हुआ था, ब्रिटिश का एग्रीमेंट हो गया था फ्रांस के साथ, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, याद है 1904 वाली बात ये जो, ठीक है, ब्रिटिश का एग्रीमेंट हुआ फ्रांस के साथ, किसको लेकर? मोरक्को को लेकर। पूरी बात दे नहीं रखी वैसे, मोरक्को प्लस इजिप्ट को लेकर। मोरक्को किसके पास? फ्रांस के पास। इजिप्ट किसके पास? और दोनों एक दूसरे की टेरिटरी में क्या नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस। अब जर्मनी कहता है किससे पूछकर दे दिया मोरक्को, इस समझौते में मैं कहूं तो जो केसर विलियम II था, ही इंटेंशनली रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ द सुल्तान एंड डिमांडेड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द मोरक्को। देख रहे हो, पहले समझौता हो चुका है ऑलरेडी, यहां पर जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा, लेकिन वो किसके बीच में हुआ? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। फ्रांस ने रख लिया मोरक्को और ब्रिटेन को दे दिया इजिप्ट। जर्मनी ने बोला हमसे पूछा भाई साहब हम क्या चाहते हैं, ऐसे ही केसर विलियम II ने प्रवोक करा। मोरक्को के अंदर ना सुल्तान बैठता था, मतलब जो उसका लीडर था उसको सुल्तान कहते थे, जैसे याद है टर्की के अंदर खलीफा बैठता था, है ना। इसको बोला सर जी आप इंडिपेंडेंट हैं, हम सपोर्ट करेंगे आपको, ये होते कौन है आपस में आपको बांटने वाले। और जर्मनी ने एक नारा रेज कर दिया कि पूरी दुनिया की कंट्रीज मिलकर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करें, मतलब टॉप पावर्स, ऑब्वियसली बात है सारी कंट्रीज नहीं आएंगी, वीक कंट्रीज को नहीं बुलाया जाएगा, सारी टॉप की जो पावर्स है वो डिसाइड करें कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू के मोरक्को का फ्यूचर क्या होगा।
एक तो ये भिड़प हो गई, ठीक है। अब इसकी वजह से किसको नफरत होगी जर्मनी से और ज्यादा? फ्रांस को, क्योंकि क्या हाथ से जा रहा है, या कौन सी टेरिटरी में इंटरफेरेंस हो रही है? मोरक्को में। तो तीसरा रीजन आपको पता लग गया, कॉजेस बिल्ड करते जा रहे हो मींस की आंसर राइटिंग के लिए। हॉस्टिलिटी ऑफ फ्रांस टुवर्ड्स जर्मनी, इसमें एक मैं होता तो एक लाइन लिखता, ओवर द इशू ऑफ फ्रांस टेक ओवर ऑफ मोरक्को विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू जर्मनी, विच डिमांडेड सेटलमेंट ऑफ द इशू थ्रू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सिंपल। चीज़ों को कंप्रेस करने की आदत डालो, सोचो कि क्या इंग्लिश बन सकती है, कैसे मैं कंप्रेस कर सकती हूँ, क्योंकि मेंस के अंदर आप सोच, मतलब यूपीएससी अब यही खेल खेलने लगा है, जिसके बारे में ठकुराइन याद है, कंटेंट बहुत कम होता है उसको 250 वर्ड्स में पूछने लगा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जिस टॉपिक के बारे में तो 150 वर्ड्स में पूछ लेता है। उसके बाद इंपीरियल पावर जितनी थी, यूरोपियन पावर जो थी जितनी थी, इनकी राजनीति चल रही थी इन द बल्कान रिपब्लिक्स। बल्कान रिपब्लिक्स एक्चुअली अर्स्टवाइल यूएसएसआर की ही कुछ टेरिटरीज थी। याद है हमने क्लास 12 के अंदर इसको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ा था, कोल्ड वॉर वाले चैप्टर के अंदर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर वगैरह। अशप्रीत आशमा याद है? बल्कान रिपब्लिक्स है ना, वहाँ के प्रेसिडेंट करप्ट हो चुके थे और उथल पुथल मची हुई थी, है ना। लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट करप्ट वगैरह हो चुके थे, बहुत बात की बात है, 1991 1990 की बात है। अभी पहले वापस आ जाओ। बल्कान रिपब्लिक्स में क्या हुआ था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज आप बेसिकली अभी के लिए मान सकते हो। यहाँ पर एक रेवोल्यूशन हुई थी 1908 में, जिसको हम बोलते हैं यंग टर्क रेवोल्यूशन ऑफ 1908। इस क्रांति की वजह से एक कोशिश ये करी गई थी, एक मुहिम ये चलाई गई थी कि एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न गवर्नमेंट की स्थापना हो टर्की के अंदर। अब इस रेवोल्यूशन ने प्रवोक कर दिया, मतलब एक कब्जा करने की एनर्जी दे दी ऑस्ट्रिया और रशिया को, कि एक ही ग्रुप का पार्ट है ऑस्ट्रिया और रशिया। नहीं, ऑस्ट्रिया किसका पार्ट है? ट्रिपल अलायंस। और रशिया किसका पार्ट है? ट्रिपल एंटेंट। दिस इवेंट गेव बोथ ऑस्ट्रिया एंड रशिया द अपॉर्चुनिटी टू रिज्यूम देयर एक्टिविटीज इन द बल्कान। क्या हुआ, क्या एक्टिविटीज रिज्यूम करी, देखते हैं पहले। ध्यान से समझना, ये एरियाज आपके लिए नए हो सकते हैं लेकिन आपको समझ में आ जाएंगे, आराम से सुनो उसको। ऑस्ट्रिया और रशिया मुलाकात करते हैं, उनके लीडर्स, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कंट्रीज़ की फॉर्म में ऐसे बोलते जाते हैं कि मुलाकात हुई है। ये मिलते हैं और ये एक बात पे समझौता करते हैं कि ऑस्ट्रिया जो है वो बोस्निया और हर्जिगोविना को रख ले, और जो रशिया है इट शुड हैव फ्रीडम टू मूव हर वॉरशिप थ्रू द डार्डिनलीज एंड बॉस्फोरस टू द मेडिटेरियन सी। यानी कि ऑस्ट्रिया ने कौन सा हिस्सा बांट लिया? बोस्निया और हर्जिगोविना। ये नाम सुने आशिमा अंशप्रीत क्लास 12 में, डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर में, है ना। डार्डेनलीज और बॉस्फोरस नहीं सुना होगा, है ना, ये क्योंकि यहाँ पर यूज हो रहा है, ये वहाँ पर यूज नहीं हुआ था क्योंकि वो यूएसएसआर का पार्ट नहीं था। डार्डेनलीज और बॉस्फोरस को कौन रख लेगा और वहाँ पर शिप्स वगैरह आराम से कौन लेकर जा सकता है? रशिया, मेडिटेरियन सी तक। इसके बाद हुआ क्या, ऑस्ट्रिया ने अनाउंस कर दिया, जैसे कि डिसाइडेड हुआ था कि हाँ हम एनेक्स कर रहे हैं, हम कब्जा कर रहे हैं बोस्निया के ऊपर। मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, देख लेना, ये सारा ऑस्ट्रिया का पार्ट है, हम रशिया के लिए कुछ अलग कलर यूज़ कर लेंगे। ऑस्ट्रिया ने कब्जा करा बोस्निया पर, हर्जिगोविना पर, जैसे डिसाइडेड था। बताओ ये कोई सरप्राइज एनेक्सेशन था क्या? नहीं ना। अब ऑस्ट्रिया के इस एक्शन की वजह से, इस एनेक्सेशन के एक्शन की वजह से उसको ऑपोजिशन मिली फ्रॉम सर्बिया। सर्बिया का कुछ लेना देना था? ये भाई ये यूएसएसआर के आसपास ही है सारा का सारा हिस्सा।
सर्बिया याद है वो हम पढ़ते थे, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, हर्जिगोविना, बोस्निया, चेकोस्लोवाकिया, ये सारा एक ही जगह पर। अब सर्बिया को बेसिकली ये लगा, क्योंकि वो बल्कान रिपब्लिक का पार्ट था, कि हमारे हिस्से में अगर ऑस्ट्रिया, बोस्निया और हर्जिगोविना तक घुसा है तो वो कल को सर्बिया पे भी कब्जा कर सकते हैं। तो सर्बिया ने मतलब बेसिकली ऑस्ट्रिया के खिलाफ कदम उठाए। अब ऑस्ट्रिया का एनेक्सेशन कंप्लीट तरीके से हो सके तो इसका साथ दिया किसने? जर्मनी ने। अब जर्मनी क्या इसका दोस्त था ऑलरेडी? ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक ही ग्रुप शेयर करते थे क्या? नाम बताना ग्रुप का। ट्रिपल अलायंस। तो जर्मनी वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉमिसिंग दैट अगर ऑस्ट्रिया सर्बिया को इन्वेट करता है एंड इन द कॉन्सिक्वेंस रशिया हेल्प सर्बिया, तो जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया की हेल्प के लिए आ जाएगा। तुम खुले दिल से करो, जाओ सर्बिया को उसका एनेक्सेशन करो। जर्मनी ने क्या बोला कि तुम सर्बिया से डरो मत। ऑस्ट्रिया को क्या बोला? ऑस्ट्रिया पहले किसके ऊपर कब्जा करने क्या था? बोस्निया हर्जिगोविना। रशिया के साथ क्या डिसाइड हुआ था कि मैं बोस्निया हर्जिगोविना रख लूंगा, तुम क्या रख लेना? डार्डेनलीज एंड बॉस्फोरस। सर्बिया के ऊपर बात हुई थी क्या? नहीं। सर्बिया लेकिन बीच में ना उंगली कर रहा है, किसको? ऑस्ट्रिया को। अब ऑस्ट्रिया रुक गया, क्योंकि रशिया के साथ क्या सर्बिया के ऊपर बात हुई थी क्या? नहीं हुई थी। इतने में इसका दोस्त कहता है जर्मनी इससे कि तुम ना सर्बिया के ऊपर कब्जा कर सकते हो। ऑस्ट्रिया कहता है 2 मिनट में सर जी, और आप वो हंगरी है, इटली है, मैं अकेले ही देख सकता हूँ, डोंट वरी। ये वही वाला सीन है, ये मयूर गोलमाल वाला जो सांप होता है, वो तोतला कहता है ना सबसे पहले जाकर खुशी खुश में, अरे इसको तो मैं ही देखता हूँ, तुम तीनों बैठो। सबसे पहले वही पिटता है। कहता है ये जर्मनी कहता है अरे जाओ तुम कब्जा करो सर्बिया के ऊपर। अगर इस कब्जे जर्मनी कहता है तुम कब्जा करो जाओ उसके ऊपर। अगर तुम सर्बिया के ऊपर कब्जा करते हो, ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं रशिया अगर हेल्प करने आ जाता है सर्बिया की, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये जो ऑस्ट्रिया एडिशनल एनेक्सेशन करते हैं सर्बिया की, दिस लेड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ये वन ऑफ द मेन रीजन था, मतलब ये और भी रीजन थे। अभी आपको समझ में आएगा, पता है इतना फुद्दू सा रीजन था, इमीडिएट कॉज जो है ना, इतना फुद्दू सा रीजन था, रिवॉल्वर की गोलियों से छल्ली कर दिया गया था एक प्रिंस को, और बस ब्लेम गेम। जैसे याद है वो जापान का टॉप एम्परर जो था, उसका डिप्लोमेट जो जापान का टॉप डिप्लोमेट जो मारा गया था, उसने रीजन बना लिया था उसको कोरिया के ऊपर कब्जा करने के लिए। ऐसे यहाँ पर ही होगा। ये सारी तो घटना है छोटी छोटी, लेकिन बस एक घटना हो जाएगी, आज तक पता नहीं लग पाया कि उसको किसने मारा था। अभी दिखाता हूं मैं कौन था वो बंदा, क्या था, लेकिन सबसे पहले ना हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं जरा। ऑस्ट्रिया सर्बिया का मैप देख लेते हैं जरा इस रीजन का आसपास। ये देख रहे हो अशप्रीत, अब देखो स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये और ये सर्बिया, ठीक है। हाँ हाँ, ये पूरा जो बाद में जाके यूएसएसआर का पार्ट बना। पहले बताओ ये समझ में आया? अब मैं एक बारी हिस्सा दिखा देता हूं। इस मैप को जरा आप लोग प्लीज ध्यान से देखिए, प्लीज बहुत ध्यान से देखो। समझौते के तहत बोस्निया हर्जिगोविना पे कौन कब्जा करने वाला है? ऑस्ट्रिया ना। यहां पर देखो, ये है बोस्निया, ये हर्जिगोविना, दिख रहा है इसके नीचे। ये आगे चलते चलते किसने रोकने की कोशिश करी इसको? सर्बिया ने। अब ये दिख रहा है सर्बिया, बस। और ऑस्ट्रिया हंगरी दिख रहे हैं, ये रहा बॉर्डर इसका, ये ग्रीन और रेड, ये ठीक समझ गए। इसलिए इसको मतलब हाइफन देके डिनोट करा जाता है। बिल्कुल पास है ना, ये देखो यहाँ पर देख लो और क्लियर हो जाएगा। देखो ये बेस्ट मैप है।
यहाँ पर हम गए, ऑस्ट्रिया कब्जा करने वाला है ना, ऑस्ट्रिया यहाँ पर गया, ऑस्ट्रिया हंगरी वैसे एक ही पार्ट है, यहाँ पर मुड़ेगा, बोस्निया हर्जेगोविना पे कब्जा हो गया, इस तरफ मुड़ेगा बोस्निया हर्जेगोविना है, इस तरफ कौन है, सर्बिया है। दखल अंदाजी कौन पैदा कर रहा है, सर्बिया। इसको मदद कौन दे सकता है, रशिया। अच्छे से समझ में आया यहां तक, पहले बताओ। अश्विन खुश मन से बोलो, दुखी नहीं होना यार, है ना। आपके लिए तो पढ़ा रहा हूँ अश्विन, मुझे तो पता ही है। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों की, आगे बढ़ते हैं। द बल्कान वॉर्स। बल्कान वॉर क्यों होंगे, जिनका भी एनेक्सेशन हो रहा है उनको पसंद आएगा ये कि उनकी टेरिटरी एनेक्स हो रही है, बांट रहे हैं हमें आपस में, रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब यूरोप के साउथ वेस्ट में, या अगर आप बात करो कि थोड़ा सा अफ्रीका की साइड जाते हुए, टर्की वैसे कहाँ लोकेट होता है एग्जैक्टली, कौन से कॉन्टिनेंट में, टर्की कहाँ पर है, क्या यार तुम लोग को टर्की का मैप नहीं पता यार, रात हो गई यार। पहले देखो एक बारी, पहले एक बारी देखो जरा से, रुको मैं इसको जूम करता हूँ। ये हिस्सा कौन सा दिख रहा है, ये सीरिया इराक ईरान वाला, बताओ। एशिया। ये कौन सा हिस्सा दिख रहा है, बल्गेरिया ग्रीस का, यूरोप। ये मेडिटेरियन सी का कौन सा हिस्सा है बताओ, नीचे की साइड अफ्रीका, राइट साइड एशिया, ऊपर की साइड यूरोप। तो टर्की कौन से दो कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है वैसे, एशिया और यूरोप। तो कोई एक आंसर आपका कैसे हो सकता है यार। तो इस जमाने में इसको क्या बोलते थे, कौन सा एम्पायर, पहले ऑटोनॉम एम्पायर। यहां के लीडर को क्या बोला जाता था, खलीफा। वो किसकी वॉइस था, मुस्लिम कम्युनिटीज की ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। अब साउथ वेस्टर्न यूरोप में टर्की वॉज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अब समझ जाओ टर्की का दूसरा नाम क्या है इस जमाने के अंदर, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर का जो एरिया था वो कहां से कहां तक फैलता था, इट एक्सटेंडेड ओवर द बल्कान्स एंड अक्रॉस हंगरी टू पोलैंड। अब यहां पर बड़े सारे नॉन टर्किश लोग भी थे बल्कान्स के अंदर, जिसके ऊपर ऑटोमन एम्पायर ने अपना कब्जा कर चुका था। तो दोनों तरह के जो लोग थे, जो टर्क्स थे और जो इनके सब्जेक्ट थे, मतलब जो सिटीजन्स थे, अलग अलग नेशनैलिटीज के, ये बल्कान रिपब्लिक्स में रहते थे। इनको बहुत ज़्यादा अत्याचारों का और मार काट का सामना करना पड़ा था। कब, थ्रू एन इवेंट नोन एज आर्मेनियन जीनोसाइड। आर्मेनिया के लोगों को खदेड़ खदेड़ के मारा था यहां पर। यानी कि ऑब्वियसली बात है, ये लोग प्रोटेक्ट किसके इंटरेस्ट को करेंगे यहां पर, ऑटोमन एम्पायर में मेन कम्युनिटी कौन सी है, टर्क्स, है ना, मुस्लिम टर्क्स। बाकी कम्युनिटीज के लोग मर रहे हैं तो कुछ लेना देना है। जर्मनी के अंदर नाजीज भी रह रहे थे, ज्यूज भी रह रहे थे, लेकिन ज्यादातर प्रोटेक्शन किसको मिलती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, ज्यादातर तो छोड़ो, पूरी पूरी नाजीज को। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, मतलब ये टॉपिक में आपको ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि क्या क्या रह रहे थे यहाँ पर, क्या थे। आप ऐसा मान लो बड़े सारी मल्टीपल नेशनलिटीज के लोग रह रहे थे, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट थे, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने बड़े सारे रीजन्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बल्गेरिया, हंगरी,
इधर के बाद यहाँ पर, उसके बाद इटली, ये रोमानिया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, हंगरी, पोलैंड, बल्गान रिपब्लिक, सारा इसका पार्ट था आगे चलकर। ये पूरे के पूरे हिस्सा जो था ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इसका मतलब टर्किश एम्पायर के अंदर या ऑटोमन एम्पायर के अंदर उथल पुथल चल रही थी बहुत ज़्यादा? तो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है हमें टर्किश एम्पायर के अंदर। अब एक के बाद एक कर जो अलग अलग पावर्स थी, ग्रीक्स फॉलोड बाय अदर्स, दे बिगेन टू secede वन आफ्टर अनदर फ्रॉम टर्किश कंट्रोल। कंट्रीज लाइक, अभी ग्रीक्स क्या है, ग्रीक्स की कौन सी कंट्री होती है बताओ वर्ल्ड में? ग्रीस। एक के बाद एक करके ये सिसीड होने लग गए। इसका मतलब क्या है, किससे अलग होने लग गए कि जुड़ने लग गए? अलग होने लग गए। ये इंडिपेंडेंट क्या बनाने लग गए अपनी अपनी कंट्री, वेरी गुड, रिपब्लिक, ठीक है। अब मेसेडोनिया के अंदर मिक्स पॉपुलेशन थी, राइवलरी चल रही थी अमंग्स ग्रीस, सर्बिया, बल्गेरिया, मॉन्टीनीग्रो कि कौन कंट्रोल करेगा मेसेडोनिया को। मार्च 1912 की बात है, कितना टाइम रह गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को? अब 2 साल। इन्होंने एक लीग बनाई, बल्कान लीग। किस किसने बनाई? ग्रीस, सर्बिया, बल्गेरिया और मॉन्टीनीग्रो। इस लीग ने, इस मतलब लीग कुछ नहीं थी, मतलब ग्रुप था बेसिकली ये। इस बल्कान लीग ने अटैक करा और टर्किश फोर्सेस को डिफीट भी कर दिया इन द फर्स्ट बल्कान वॉर 1912-1913 के बीच में जो चला। अब एक ट्रीटी साइन होती है, जिस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ लंदन। यानी कि इस ट्रीटी के अंदर पक्का कौन इन्वॉल्व होगा? ब्रिटेन। ये कब साइन करी गई? मई 1913। कितना टाइम रह गया वर्ल्ड वॉर को वन को? 1 साल, कह रहा अगले साल। वर्ल्ड वॉर 1 की बात हो रही है, 3 की नहीं हो रही, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ लंदन विच वॉज साइंड इन मिड 1930, एक नया स्टेट क्रिएट होता है, एक नई कंट्री आती है दुनिया में, अल्बानिया। एंड द अदर बल्कान स्टेट्स डिवाइडेड अप मैसेडोनिया बिटवीन देम। टर्की कुछ हिस्से तक, जो कि उसकी कैपिटल हुआ करती थी कॉन्स्टेंटिनोपल, उस एरिया तक सीमित रह गया बस। ये मतलब आप ऐसा समझ लो, ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, बस एक कुछ चंद मतलब इक्के दुक्के हिस्से तक सीमित होकर रह गया टर्की अराउंड द एरिया ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। डिवीजन किसके ऊपर चल रहा था? कौन सी लड़ाई चल रही थी? किसके ऊपर कब्जा करना है? मैसेडोनिया। अब मैसेडोनिया का विभाजन हुआ, लेकिन फिर भी इससे बल्गेरिया खुश नहीं था। बल्गेरिया ने सर्बिया और ग्रीस को अटैक करा और बल्गेरिया की इस युद्ध में हार हुई और यह बना सेकेंड बल्कान वॉर। और यहां पर सेकेंड बल्कान वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन होती है अगस्त 1913 के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट। ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट फर्स्ट बल्कान वॉर के अंदर कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी उसके बाद? और ट्रीटी ऑफ लंदन। उसका इंपैक्ट क्या निकला था? कौन सी नई कंट्री क्रिएट हुई थी? अल्बानिया। और उन सब ने मिलकर, बल्कान रिपब्लिक्स और अल्बानिया मिलकर किसको बांट लिया था? मैसेडोनिया को। सेकेंड बल्कान वॉर के बाद क्या कौन सी ट्रीटी साइन हुई? ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट। कौन सी कंट्रीज के अंदर हार गई? बल्गेरिया। उसने किस पर अटैक करा था? सर्बिया और ग्रीस पर। नहीं, अभी ये ना उस रीजन स्पेसिफिक वॉर चल रही है। यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर के दबदबे को बताने की बात चल रही है अभी यहाँ पर। हाँ, देखो ये आपका बल्गेरिया, ऊपर रोमानिया, सर्बिया, इसके ऊपर भिड़प थी सबकी। देख रहे हो, मैसेडोनिया बीच में फंस कर रह गया ना ये। टर्की, ग्रीस, बल्गेरिया, सर्बिया, रोमानिया पकड़ किसको रहे हैं? मैसेडोनिया को। आप समझ गए? इसके बगल में कौन सी सी है? ब्लैक सी, बल्गेरिया के बगल में।
एक मिनट रुकना, यहाँ पर आप देख लो, ये सब दिख रहा है, ये टर्की, ये बल्गेरिया, रोमानिया, ये छोटा सा मैसेडोनिया, बीच में क्या है इन सबके, टर्की वगैरह इन सबके बीच में ये ब्लैक सी। अब इसके पीछे इमीडिएट कॉज क्या था? इन सारे इवेंट्स का जो क्लाइमेक्स था, द क्लाइमेक्स टू दिस इवेंट्स इन द बल्कान्स, याद है हम बात कर रहे थे अभी, ऑस्ट्रिया ने कब्जा करा था बॉस्निया और हर्जेगोविना पे। बॉस्निया में एक जगह थी साराजीवो, क्या नाम था उस जगह का? साराजीवो। 28 जून 1914 की बात है, यानी कि आज के बाद अगर आपको प्रिसाइज डेट देनी हो तो आप क्या डेट दोगे? 28 जून 1914। जो एम्परर था ऑस्ट्रिया हंगरी का, एक एम्परर था ऑस्ट्रिया हंगरी का, इसको साथ में हम लोग बोलते थे ना, और ऑस्ट्रिया हंगरी किसका पार्ट था? ट्रिपल अलायंस का। उसका नाम था फ्रांस जोसेफ। फ्रांस जोसेफ के बाद जो आगे पूरे का पूरा ऑस्ट्रिया हंगरी की कमांड को आगे लेकर जाने वाला जो बंदा था, जो उसका हायर था फ्रांस जोसेफ का, उसका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। ही वॉज हायर टू फ्रांस जोसेफ, जो कि एम्परर था ऑस्ट्रिया हंगरी का। ये बनने वाला था, यानी कि नया एम्परर कौन बनने वाला था? फ्रांस फर्डिनेंड। आर्क ड्यूक मतलब एक टाइटल होता है, जैसे हम वो नहीं कहते नोबल्स वगैरह और ये सब जो होते हैं, नाइट्स होते हैं जैसे ब्रिटेन के अंदर, है ना, ऐसी इसके टाइटल था, यानी कि प्रिंस था, यंग प्रिंस था, ये एम्परर बनने वाला था ऑस्ट्रिया हंगरी का। इसका असैसिनेशन हो गया था एक बंदे के द्वारा, बाय प्रिंसिप हु वॉज अ बॉस्नियन सर्ब। ये कम्युनिटी से बिलोंग करता था, बॉस्नियन सर्ब से, प्रिंसिप, उसने असैसिनेशन कर दिया था इसका। अब बॉस्नियन सर्ब था तो ब्लेम किसके ऊपर गया? बॉस्निया से तो एक होता है पूरा पूरा इवेंट, सर्बिया, और सर्बिया आप जानते हो पहले ही प्रोवोकिंग उसमें बैठा हुआ था। ऑस्ट्रिया ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। क्यों? ये पूरा मुद्दा कहां पर हो रहा था? ये अब बॉस्निया किसका पार्ट है? ऑस्ट्रिया का। तो आपसे कोई पूछे ये फ्रांस फर्डिनेंड की जो राज्याभिषेक होने वाला था एक तरीके से, वो कौन सी कंट्री में होने वाला था? ऑस्ट्रिया। और मर्डर किसका हो गया? कौन से एम्परर का? ऑस्ट्रियन एम्परर का ही। ठीक है, फ्रांस फर्डिनेंड का जो आगे चलकर जो उसका जो नेक्स्ट एम्परर बनने वाला था, फ्रांस फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा टू एलिमिनेट सर्बिया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ऑस्ट्रिया हंगरी का दोस्त कौन? ट्रिपल अलायंस के अंदर दो कौन दोस्त हैं? जर्मनी, इटली। और सर्बिया के ऊपर कब्जा करने को किसने प्रवोक करा था? ऑस्ट्रिया हंगरी को, ऑस्ट्रिया को सॉरी, जर्मनी ने। और क्या बोला था, अगर कौन सी कंट्री आ जाए बीच में तो मैं संभाल लूंगा? रशिया। अब अटैक कौन करने वाला है सर्बिया के ऊपर? ये फ्रांस फर्डिनेंड की मौत के बाद ऑस्ट्रिया ना। लेकिन जर्मनी ने क्या सोचा कि सबसे पहले ये स्ट्राइक करेगा। जर्मनी ने सर्बिया को साइड कर दिया। जर्मनी कहता है रशिया की वजह से सब कुछ हुआ है, रशिया ने प्रोवोक करा है, लेट्स डिक्लेयर वॉर ऑन रशिया। रशिया कहता मुझे तो कुछ पता भी नहीं। क्यों? डरा नहीं हुआ था, लेकिन मैं एक जोक के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। रशिया खुद चाह रहा था कि दबी दबी लड़ाइयों से कुछ नहीं होगा, एक बारी बस हो जाए सामने, आमने सामने। It declared war on Russia on 1st August.
मर्डर कब हुआ फ्रांस फर्डिनेंड का? 28 जून। जर्मनी की कोई लड़ाई फ्रांस के साथ तो चलती नहीं थी, आपको आपने अभी तक तो सुना ही नहीं होगा। नहीं, अभी जब तक ये ऑस्ट्रिया चल रहा है तब तक फ्रांस तक कुछ लेना देना नहीं है ज़्यादातर, तो रशिया को तो प्रोवोक कर रहा है ना ज़्यादातर तो। बट बिकॉज ऑफ फ्रैंको रशियन अलायंस, जर्मन आर्मी ने बोला कि हम ये वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं रशिया के ऊपर, अगस्त 1 के ऊपर बोला अगर फ्रांस की फोर्सेस साथ देंगे रशिया का तो वो भी लपेटी जाएंगी। तो सोच समझ के आना। और जर्मनी चाहता था कि फ्रांस और रशिया साथ में आए। इनका एक दोस्त और कौन है? ब्रिटेन। लेकिन एक लाइन सुन लो उससे पहले। जर्मन आर्मी विच वॉज प्लानिंग अ वॉर अगेंस्ट बोथ रशिया एंड फ्रांस वांटेड टू यूज द ओकेजन टू इट्स एडवांटेज। इनको क्या लगा ये किसको ध्वस्त कर देंगे? इन कंट्रीज को, उसके साथ ही ट्रिपल एंटेंट को, है ना। अब पास्ट में एक चीज हुई थी जिसके तहत कुछ सालों पहले जर्मनी ने एक चीज प्रॉमिस करी थी ब्रिटेन को। ये अलग अलग कैंप के पार्ट है कि नहीं है बताओ? जर्मनी और ब्रिटेन। जर्मनी ने चीज प्रॉमिस करी थी एक ब्रिटेन को कि बेल्जियम के ऊपर ये बिल्कुल भी अपनी निगरानी नहीं रखेंगे। लेकिन जर्मनी ने जो न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी थी बेल्जियन टेरिटरीज की, उसको वॉयलेट करा। अब ब्रिटेन को भी तो कोई बहाना चाहिए था ना इसमें एंटर होने का। तो इन्होंने बोला तुमने ये जो बेल्जियम है उसकी भी इंटेग्रिटी को वॉयलेट करा है, तुम उसकी टेरिटरी के अंदर भी घुसे हो, ठीक है। तो इसलिए हम वॉर डिक्लेयर करते हैं जर्मनी के ऊपर, ब्रिटेन ने बोला। और ये है बेल्जियम। यहां आप देखो, ये यूके, ब्रिटेन, इनके बीच में समझौता हुआ था। जर्मनी इस साइड से ना बेल्जियम को छेड़ेगा, ना हम छेड़ेंगे यहाँ से समुद्री रास्ते से नॉर्थ सी होते हुए, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि अक्सर हमने सुना है कि जर्मन फोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर इन्वेजन करती रहती हैं, इस पर पता नहीं कब्जा करने का प्लान बना रही है, क्या बना रही है। हमारे बीच में डिसाइड हुआ था कि हम इसको नहीं छेड़ेंगे, तुमने इस चीज़ को वॉयलेट करा है, अब हम तुम पे वॉर डिक्लेयर करते हैं। कोई सेंस है इस बात की? और डेट भी देखो 1 अगस्त है। वेरी गुड। श्रेया समझ में आ रहा है? हाँ ये कंट्रीज, हाँ ये कुणाल कह रहा है श्रेया के ये कंट्रीज मतलब जो हैं वो चाहती थी कि वॉर हो, उनको बस बहाना चाहिए था। बिल्कुल, इससे एक्चुअली ये चीज़ पता लग जाएगी ना कि अल्टीमेटली सारी कॉलोनीज रहनी किसके पास है। अभी तक जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, क्या इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी है? बिल्कुल है। नहीं है श्रेया? है। 1914 चल रहा है श्रेया, नॉट 1814। गांधी जी आने वाले अगले साल। कौन सा इवेंट? क्या कह रहे हो? गांधी जयंती, प्रवासी भारतीय दिवस। हाँ, और पीछे पीछे कौन? मयूर, 1 साल के बाद राजकुमार शुक्ला। तो बिल्कुल सही बोला कुणाल कि हाँ ये कंट्री चाहती भी थी, और अल्टीमेटली ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी कि सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह कौन ऑक्यूपाई करके रख सकता है। हाँ मैं ये पूछने वाला था, इंडिया इस टाइम पे कॉलोनी थी जैसा कि आप बोल रहे हो ब्रिटेन की, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि भारत के लोग ब्रिटिश आर्मी में सर्व करते थे क्या इस टाइम पर? तो अलग अलग रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, असम राइफल, सिख रेजिमेंट, ये सब जाएंगे लड़ने क्या वर्ल्ड वॉर 1?
ब्रिटेन की साइड से? बिल्कुल जाएंगे। और एक्सट्रीमिस्ट का इस टाइम पर क्या कहना था? नहीं नहीं जाने को तो वो तो ठीक है, फायदा उठा लो, टू फ्रंट वॉर अरेज कर दो। ब्रिटेन बिजी है किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और यहां से क्या चला लो, रेवोल्यूशन लॉन्च कर दो देश में, है ना। लेकिन कौन कहेगा नहीं, मुसीबत के टाइम पर दुश्मन का भी फायदा नहीं उठाना चाहिए? मॉडरेट्स। ये सेम चीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर कौन कहेगा? गांधी जी नहीं, कौन कहेगा? नहीं, बात तो सही बोल रहे हो इसमें, गांधी जी नहीं, सच्चाई के रखवाले, है ना। हाँ, है ना, चलो याद है ना। यस। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर होता क्या है नेक्स्ट क्लास में।